हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लिटरेचर। आई एम दीक्षा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोम कीपिंग क्वाइट। वन ऑफ द बेस्ट पोम है ये, ठीक है, बाय पैब्लो नेरूदा, और मेरी भी ये फेवरेट पोम है, वन ऑफ माय फेवरेट पोम। ओके, तो चलो लाइन टू लाइन डिस्कस करने से पहले हम क्या जान लेते हैं, पोएट के बारे में जान लेते हैं, पैब्लो नेरूदा के। द रियल नेम ऑफ पैब्लो नेरूदा वाज नफ्ताली रिकार्डो रेयस पोसाल्टो। कितना डिफिकल्ट नेम है ना, बट इन्होंने अपना पेन नेम चूज किया, पैब्लो नेरूदा। ठीक है, पेन नेम क्या होता है? पेन नेम वो नेम होता है जिससे कोई भी राइटर अपनी राइटिंग्स लिखता है, ठीक है, कोई बुक पब्लिश करवाई तो वहां पे इनका रियल नेम नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? यही जो इनका पेन नेम होता है। पेन नेम को और क्या बोलते हैं हम? एक और टर्म है सूडोनेम्स। ठीक है, सूडोनेम, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, गलत, फॉल्स, गलत। तो फिर ये नेम रियल नेम नहीं होता। वो कई देखो, जो टाइम था पुराना, उसमें क्या करते थे, जैसे फीमेल राइटर्स हैं, उनकी राइटिंग्स को कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने से इनकार कर देता था, तो वो अपना नेम चेंज करके सूडो नेम से, कोई बॉयज के नेम से, मैन के नेम से अपने वर्क्स को पब्लिश करवाती थी, तब जाके पब्लिशर मिलता था। ठीक है, अब हम और जानते हैं। सेकंड थिंग अबाउट पैब्लो नेरूदा इज दैट ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1971। ओके, अब आ जाते हैं पोम में। पोम जो लिखी थी इन्होंने, कीपिंग क्वाइट, की उस टाइम पे लिखी हुई थी जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले ही। ठीक है, 1950s के अराउंड लिखी गई थी ये पोम। और जो ये पोम है, क्या शो कर रही है, उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड क्या था पोएट का, क्या सोच रहे थे, उनके क्या विचार थे आसपास, जो भी डिस्ट्रक्शन चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, उससे रिगार्डिंग भी है ये पोम। और यही नहीं कि वो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, अगर हम इसे आज के दिन में भी पढ़ेंगे, आज से 10 साल बाद भी पढ़ेंगे ना, तो भी हमें लगेगा कि ये जो पोम है ना, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे खुद के टाइम के लिए, आजकल का टाइम कैसे चल रहा है, तो हम काफ़ी कुछ इससे सीखने वाले हैं पोम से। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। So let's start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. तो पोएट हमसे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और खुद भी अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। वी लिखा हुआ है, यू नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे? स्टिल हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, जहाँ खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, जो कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के रुक जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन है उसमें एक वर्ड है 12। ठीक है, 12 क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज द वर्ड 12 सिंबलाइजेज इन द पोम कीपिंग क्वाइट। तो 3 थिंग्स हैं जिनको मेनली सिंबलाइज कर रहा है ये वर्ड 12। फर्स्ट थिंग इज टाइम को सिंबलाइज कर रहा है, जो क्लॉक में टाइम होता है। ठीक है, 12 तक काउंटिंग लिखी होती है ना, उसको सिंबलाइज कर रहा है ये टाइम को। ठीक है, क्लॉक को, टाइम को। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड थिंग के जो है हमारा 12, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? मंथ्स ऑफ द ईयर को। ठीक है, कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं ना एक ईयर में, तो सेकंड इज मंथ्स। और थर्ड थिंग इज ज़ोडिएक साइंस, जो राशि फल होते हैं, उनको भी सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, इन तीनों को सिंबलाइज कर रहा है ये हमारा 12। अब पोएट हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और खुद भी इंक्लूड है, कि हम 12 तक काउंट करेंगे और कुछ टाइम के लिए शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट, कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे? कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो है, बट लैंग्वेज क्या करता है? एक बैरियर भी होता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, कैसे होता है बैरियर? फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिससे तुम बात करना चाह रहे हो, बट वो तुम्हारी लैंग्वेज उसको नहीं आती, तो तुम्हें एक मीडियम चाहिए ना, कोई और पर्सन चाहिए जो क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके तुम्हारी बात को उस तक, तभी जाके तो तुम दोनों की बात हो सके, कि जो भी आपने उससे पूछना हो। बट अगर दोनों को लैंग्वेज एक दूसरे की समझ नहीं आ रही, कोई मीडियम नहीं है जो नहीं ट्रांसलेट कर सकता, तो समझ में नहीं आएगी दोनों को एक दूसरे की बात। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कोई भी लैंग्वेज का हम यूज नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। कुछ सेकंड का मतलब है कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और अपने आर्म्स को नहीं चलाते कुछ टाइम के लिए। आर्म्स का मतलब ऐसे क्या होता है? हथियार भी होता है, बट यहाँ पे क्योंकि पहले हमारा
किस चीज का यूज किया हुआ है, लैंग्वेज का है, तो यहाँ पे आर्म्स हैंड्स ही होंगे, ठीक है। ना तो कुछ मुंह से बोलना है, ना तो अपने हैंड्स का यूज करना है। हैंड्स का यूज करना मतलब कोई काम भी नहीं करना है, ठीक है। बोलना भी नहीं है, काम भी नहीं करना, शांति से बिना कुछ कहे बिना कुछ करे रुक जाना है, ठीक है, वेट करना है 12 तक काउंट करते हुए, ठीक है। अब देखो इसमें हम पोएटिक डिवाइस, फर्स्ट तो हमारा यही हो गया 12 सिंबल का यूज है, तो सिंबोलिज्म हो गया है ना। अब सेकंड देखो, लेट्स और लेट्स, सेकंड वाले पैराग्राफ में दोनों आ गए ना, सेम सेम, तो आपको एक पोएटिक डिवाइस करवाई हुई है एनाफोरा, ठीक है। जब स्टार्टिंग में ये आइए, स्टार्टिंग में सेम सेम हो जाता है दो कंसेक्यूटिव लाइंस में, लेट्स लेट्स दोनों का सेम हो गया ना, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई हमारी, एनाफोरा। थर्ड स्टैंजा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, विदाउट रश विदाउट engines we would be together in a sudden strangeness। अब ये एक कैसा मूवमेंट हो जाएगा, एक्सोटिक मूवमेंट हो जाएगा, बहुत रेयर मूवमेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ब्लेस्ड मूवमेंट हो जाएगा। विदाउट रश, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, जब जब रुक ही जाएंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो जल्दी किस बात की, ठीक है। विदाउट इंजन्स, इंजन से क्या चलती है, मशीनें चलती हैं, सारी चीजें कार्स वगैरह सब इंजन का यूज करके चलती है ना, तो वो कह रहे हैं कुछ भी कोई भी मशीनरी है सब का यूज करना बंद कर दो। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, तो अगर हम ऐसा कर देंगे, बंद कर देंगे, बोलेंगे नहीं, काम करना बंद कर देंगे, सारी मशीन्स बंद कर देंगे, तो क्या होगा, हम सब साथ में आ जाएंगे, क्योंकि हम फ्री होंगे ना, शांति से बैठे होंगे, थोड़ा सोचने का भी टाइम मिलेगा, तो हमें सब किस में होंगे, सडन स्ट्रेंजनेस में, अचानक से आई हुई एक स्ट्रेंजनेस, अजीब सी शांति होगी वो, ठीक है, जो कि ब्लेस्ड होगी, अच्छी होगी, एक्सोटिक होगी। देखो, जो अगर इस पोम की थीम आ गई या सेंट्रल आइडिया आ गया, कुछ भी आ गया, तो एक वर्ड आपको याद रखना है, वो वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन का। ये इसकी मेन थीम है इस वाली पोम की। इंट्रोस्पेक्ट करना क्या होता है, इंट्रोस्पेक्ट करना होता है अपने अंतर्मन में झांक के देखना, कि आपने आज फॉर एग्जांपल अगर रात की बात होगी, रात को आप बैठे तो सुबह से लेकर रात तक आपने क्या किया है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके बारे में सोचो, सारे दिन में क्या किया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, कि हम मैंने जो किया उसके बारे में मैं खुद सोचूं, तो हमें खुद भी इसके लिए टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए अपने रोज के कामों की, क्या क्या किया आज। देन, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ऐसा जब एक्सोटिक मूवमेंट हो जाएगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, सब स्टिल हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, जो फिशरमैन होंगे, जो कोल्ड सी में गए होंगे, समुद्र में गए होंगे, अपने जाल वगैरह बिछा के मछलियां पकड़ रहे होंगे, ठीक है, वेल्स पकड़ने गए होंगे, वो क्या करेंगे, अगर सब कुछ काम ही रुक जाएगा, हैंड्स नहीं चलाने, काम नहीं करना, तो फिर क्या हो जाएगा, जो वो वेल्स को नुकसान पहुंचाते थे, उनको पकड़ के उनको बेचते थे, फिर उनको किल किया जाता था, तो वो सब कुछ रुक जाएगा काम, ठीक है। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो वो पर्सन है जो समुद्र के किनारे से नमक इकट्ठा कर रहा है, वो उसको भी इतना टाइम मिल जाएगा कि वो उस अपने हाथों, जो क्या बोलते हैं नमक होता है, वो खारा होता है ना, तो हाथ वगैरह फट जाते हैं उससे बहुत ज्यादा, तो वो जो पर्सन है नमक इकट्ठा करता है, गैदर करता है, वो क्या होगा, उसको इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी जख्म देख पाएगा, कि मेरे को कितनी चोट लगी है, क्या क्या मेरे हाथ में असर हुआ है नमक इकट्ठा करने से, ठीक है। वो थोड़ा वो भी इंट्रोस्पेक्ट कर पाएगा कि मैं क्या कर रहा था, कैसे काम कर रहा था, अपने आप के लिए कुछ टाइम मिलेगा उसे, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing। दोज, हम इस पैराग्राफ में थे, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स किसको सिंबलाइज कर रहा है हमारा, ये भी एक सिंबलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सिंबलाइज कर रहा है इन्वायरमेंटल डिटीरियोरेशन को, डिटीरियोरेशन का मतलब होता है तबाही, खराब करना, ठीक है। ग्रीन वॉर्स का मतलब जो भी हरियाली है, जो भी ग्रीनरी है, उसको तबाह करना, हम जो भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैला के इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन वॉर्स उसको सिंबलाइज कर रहा है।
जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण जो भी डिस्ट्रक्शन हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, फिर नुकसान भी तो हमें ही हो रहा है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। गैस से कौन से वॉर्स हो रहे हैं? गैस से वो वॉर्स हो रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर वॉर हो गए, इस टाइप के वॉर, ठीक है। और वॉर्स विद फायर, फायर से कौन से वॉर हो रहे हैं? जैसे एक्सप्लोसिव का, बॉम्ब वगैरह का यूज करके वॉर्स हो रहे हैं। देन विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, देखो ग्रीन वॉर्स भी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर्स कर रहे हैं, अब बॉम्ब वगैरह का यूज कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? कोई ना कोई जीत जाएगा, जो भी जिसके पास ज्यादा आर्म्स होंगे, ज्यादा हथियार होंगे, वो जीत जाएगा। बट क्या होगा उससे? एक ना एक दिन, देखो सारी कंट्रीज क्यों अपने पास न्यूक्लियर वेपन रख रही हैं? इसलिए नहीं रख रही हैं कि दूसरे को न्यूक्लियर वेपन का यूज ही कर लेना है। एक कंट्री ने कर दिया तो सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर कर देंगी, तो लास्ट में क्या होगा? सारी की सारी दुनिया ही तबाह हो जाएंगी, ठीक है ना। हिरोशिमा और नागासाकी जो केस है जापान का, अभी तक भी वहाँ के लोगों में उसका असर देखा जाता है। जो अभी भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं, कोई किसी किसी को कुछ बीमारी होती है, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी ढंग से डेवलप ही नहीं हो रखे होते हैं, ठीक है। तो फिजिकली बहुत ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो विकलांग बच्चे होते हैं उधर पैदा होते हैं, ठीक है। तो ऐसी विक्ट्रीज का क्या फायदा व्हेन विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, जब कोई होगा ही नहीं सर्वाइव करने वाला, सभी खत्म हो जाएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो देखो ऐसी जीत का फायदा ही क्या, है ना। जब जो जीत गया वो भी मर गया, जो हार गया वो तो मरा ही था। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? जो क्लीन क्लोथ्स है ये क्या है? एक सिंबलाइज कर रहा है, मेटाफर है ये, ठीक है। मेटाफर और सिम्बली का क्या मतलब होता था? आपको करवाया था ना ये पोएट्री डिवाइस। सिम्बली का मतलब होता है सेम, जिसमें लाइक और एज का यूज करके दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों को क्या करा जाए, कंपेयर करा जा सके, ठीक है। और मेटाफर में एज और लाइक का यूज नहीं होता, बट फिर भी दो बहुत डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया जाता है। तो क्लीन क्लोथ्स का मतलब है एक न्यू आउटलुक, एक नया नए विचार आए लोगों के मन में, ठीक है। और ब्रदर्स क्यों बोला? यूनिवर्सल ब्रदरहुड को शो करने के लिए, ठीक है। ब्रदर्स किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, कि सारे के सारे जो भी देश हैं दुनिया में, उनमें जितने भी लोग हैं सब आपस में भाई हैं, सब में भाईचारा होना चाहिए, सब में प्यार होना चाहिए, किसी को भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, जब उनको कुछ देखो, जब वो इंट्रोस्पेक्ट ही कर लेंगे, जब उन्हें पता लग जाएगा कितना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ वॉर से, तो वो भी कुछ नहीं करके शांति से सोचेंगे, फिर वो भी ऐसे वॉर्स वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी स्टैंजर्स करे थे उसमें पोइट ने हमें क्या बोला था? कीप क्वाइट, स्टिल, 12 तक काउंट करो, चुपचाप शांति से बैठो, फिशरमैन को भी बोला, ठीक है। फिर वॉर्स जो कर रहे हैं उनको भी बोला। बट अब जो पोइट है अपना रियल जो उसका आइडिया है, जो हमें वो समझाना चाह रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है इन लाइन्स में, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम कीप क्वाइट हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा काम धाम छोड़ दो, बस पड़े रहो, सोए रहो, कुछ भी। वो बोल रहे हैं जो भी मैंने कीपिंग क्वाइट बोला है, शांत रहने के लिए बोला है, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, टोटल इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि तुम सब कुछ ही छोड़ दो। क्यों? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो कह रहे हैं लाइफ तो देखो, क्या बोलते हैं, जिंदगी तो चलती ही रहती है ना, अगर जिंदगी अगर हम रुक ही जाएंगे तो फिर क्या ही फायदा है ऐसे जीने का। तो वो कह रहे हैं जैसी लाइफ है, लाइफ तो चलने का ही नाम है, बट मैं क्या चाहता हूँ, नो ट्रक विद डेथ। अब डेथ, देखो जिस टाइम वर्ल्ड वॉर हुई थी कितने ही सारे लोग ट्रक भर भर के, सोचो लाशें जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं नो ट्रक विद डेथ का मतलब है मैं लोगों की मौतें नहीं चाहता इतनी ज्यादा, ठीक है। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death.
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही मीनिंगफुल लाइन्स हैं ये, ठीक है? क्या बोल रहे हैं पोएट कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते ना, सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फिश, सिर्फ़ अपने आप अपने बारे में सोचना कि मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ सोना है, सिर्फ़ अपने-अपने बारे में नहीं सोच रहे और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ चलाने के बारे में नहीं सोच रहे और हम कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? और हर जगह एक शांति छा जाएगी। अगर हर एक इंसान दुनिया में जितने भी हैं, शांत रह के सोचेंगे तो शांति पूरी दुनिया में छा जाएगी। और इस शांति से क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, उस चीज़ को डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या चीज़? जो सैडनेस है, जो हमने कभी भी अपने आप को खुद में समझने की कोशिश नहीं करी, उससे जो सैडनेस पैदा हुई है ना, उसको इंटरप्शन हो जाएगी, वो हट जाएगी सैडनेस। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और क्या हो जाएगा? और इससे क्या होगा? जो हम डेथ से हमें डर लग रहा है ना, सबको क्या होता है, अपनी जान सबको प्यारी होती है, हम उस डर से भी बच जाएंगे, हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है? सोचेंगे कि लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। लास्ट वन, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। इस वाले स्टैंजा में क्या बोला है पोएट ने, शायद हम इस अर्थ से सीख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी सब कुछ खत्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हर एक साल क्या होता है, 12 को सिंबलाइज किया था ना उससे, मंथ्स ऑफ द ईयर से। तो जब पतझड़ का टाइम आता है तो एक एक बार तो ऐसा लगता है सारे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, पेड़ों की बुरी कंडीशन हो जाती है, पौधों की, है ना? लेकिन उसके बाद दोबारा से क्या होता है, न्यू लाइफ के साथ दोबारा से वो पैदा हो जाते हैं, है ना? तो यही पॉइंट बताना चाहते हैं कि हम अर्थ से सीख सकते हैं। एक टाइम पे ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, बट फिर भी सब कुछ खत्म नहीं होता, तो भी सब कुछ क्या होता है, एक शांति चाहिए होती है, बट फिर दोबारा से जब बसंत का मौसम आता है तो क्या हो जाता है, सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि दोबारा जिंदा हो गया। लास्ट में जो 2 लाइन्स है उसमें पोएट ने हमें क्या बोला है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। जो हमने स्टार्टिंग में की थी उसमें पोएट हमारे साथ थे ना, वी विल का यूज हुआ था, बट जो लास्ट 2 लाइन्स है उसमें पोएट ने हमें क्या बोला है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं अब 12 तक काउंट कर रहा हूँ और तुम शांति से इंट्रोस्पेक्ट करो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तुम्हें क्या करना है लाइफ में, कहाँ जा रही है तुम्हारी लाइफ, क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सोचो, ठीक है? 12 तक मैं काउंट कर रहा हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तो पोएट का मेन मीनिंग क्या है, मेन मोटो क्या है इस पोम के थ्रू, हमें इंट्रोस्पेक्शन सिखाना, हमें पीस की तरफ लेके जाना, शांति की तरफ लेके जाना, ठीक है? इंट्रोस्पेक्शन अगर हम कर लेंगे, हम सोचने लग जाएंगे, 10 मिनट्स भी देंगे अपने आप को दिन भर के, तो वो ही इनफ है, ठीक है? 12 है वैसे, 12 मिनट 12 सेकेंड्स ही बहुत हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ा सा शांति से बैठो। तो ये सारी हमारी थी पोम। अब देखो जो लास्ट वाली है इसमें देख लेते हैं एक बार। अर्थ कैन टीच अस लिखा हुआ है ना, तो जो अर्थ है, टीच कौन करता है हमें, ह्यूमन बींग्स ही करते हैं ना, टीचर्स टीच करते हैं मेनली, तो वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, बट यहाँ पे अर्थ को एज अ टीचर शो किया हुआ है, तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस होगी, पर्सोनिफिकेशन। जब हम एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग की कोई भी क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं हम एसोसिएट कर देते हैं नॉन ह्यूमन बीइंग के साथ, तो वो क्या हो जाती है हमारी पर्सोनिफिकेशन पोएट्री डिवाइस, ठीक है? तो ये जो पोम है इसमें कोई देखो, जो ये स्टैंजास भी तुम देखो अगर स्टार्टिंग से, तो कोई रेगुलर कुछ नहीं है, लास्ट में कोई राइम स्कीम इस टाइप की बन नहीं रही, तो ये फ्री वर्स में लिखी हुई है, ठीक है? अगर ऐसे आ गया राइम स्कीम क्या है, तो ये है फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब होता है कोई भी रेगुलर राइम नहीं है, बस कहीं पे भी लाइन खत्म हो रही है, राइम्स नहीं कर रही आपस में, जो लास्ट वर्ड है, ठीक है? अगर हम इस फॉर्म का एक सिंबॉलिक फॉर्म भी बोलेंगे तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि सिंबल्स ही सिंबल्स भरे हुए हैं इस फॉर्म में, ठीक है? सबसे ज्यादा जो पोएट्री डिवाइस यूज हुई है वो है सिंबोलिज्म। एक और पोएट्री डिवाइस इसमें यूज हुई थी जहाँ पे मैंने बात की थी आम की, है ना, जहाँ पे मैंने बोला था कि आम दो तरह के हो सकते हैं, ये जैसे आम,
ये पोएट्री डिवाइस है पन। पन का मतलब होता है एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्म्स हथियारों के लिए भी यूज़ हो सकता है और ये आर्म्स हैंड्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है? जैसे अब मैंने पहले बताया था 1950s के अराउंड ये पोएम लिखी गई है, तो ये भी हो सकता है कि जो पोएट है वो चाह रहे हों कि जो भी तुमने डिस्ट्रक्शन करी है ना ये वर्ल्ड वॉर में, वो किसके कारण हुई है? हथियारों के कारण हुई है, तो उनको रख दो एक जगह में, उनका यूज़ मत करो। और सेकंड सिंबल हो सकता है ये आर्म्स का, जो रियल हैंड्स का, कि तुम जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, हाथों से जो भी काम कर रहे हो उसको रोक दो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में सोचो, ठीक है? तो जो पोएट है हमारे, वो हमें किस चीज़ को सिखाना चाह रहे हैं? वो सिखाना चाह रहे हैं पीस को, ठीक है? पीस। तो ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, कोई भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, like and subscribe to my channel, and also you can share these videos with your friends. Okay, thank you for watching. See you in the next video.